हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं वॉइड एग्रीमेंट्स एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है और वीडियो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिजनेस लॉ की आपको पूरे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ से आप बिजनेस लॉ के सभी टॉपिक्स को वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स की, उसके बाद हम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट को अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो जो एग्रीमेंट इनवैलिड होते हैं। अब कौन से एग्रीमेंट या कौन से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होते हैं? देखो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने ना कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हमें बताए हैं, और वो इसेंशियल एलिमेंट्स हमको पता है क्योंकि हमने बहुत बार स्टडी कर लिए हैं। हमने पढ़ा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हमने पढ़ा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे टोटल 9 हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर वो इसेंशियल एलिमेंट्स किसी भी एग्रीमेंट में होते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर इसका हम ऑपोजिट कर दें, ऑपोजिट का मतलब क्या कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ही एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है। सो इफ those elements are not present, the contract will not be legally binding on either of the parties and shall be declared either void or voidable। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते तो पार्टीज जो है उनको आप लीगली बाइंड नहीं कर सकते, यानी कि उनके खिलाफ आप कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो या तो वॉइड कहलाएंगे या वॉइड एबल कहलाएंगे। तो हमने बहुत सारे ये केसेस भी पढ़े हैं। वॉइड और वॉइड एबल का मतलब क्या होता है? तो वॉइड एबल का मतलब ये होता है, वॉइड तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल ही इनवैलिड है, वो माना ही नहीं जाएगा। लेकिन वॉइड एबल का मतलब ये होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ धोखा हुआ है या जिसके साथ कोई फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई मिस्टेक, कोई धमका के कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, अगर वो एग्रीव्ड पार्टी, वो पीड़ित पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर भी सकती है और चाहे तो नहीं भी कर सकती। तो इसको बोलते हैं वॉइड एबल, मतलब कैंसिलेबल। ठीक है। वॉइड का मतलब तो यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, वो कैंसिल्ड ही है, मतलब इनवैलिड ही है। तो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड मेक श्योर दैट ऑल द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। तो जो भी पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड तभी माना जाएगा जब इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होंगे। तो ये मेक श्योर करना पार्टीज का काम होता है। तो इन केस अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, अगर किसी केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल है तो उस केस में किसी भी तरीके की रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी पार्टीज के लिए। जैसे मान लो कोई आप इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इलीगल क्या है, मतलब कि उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इलीगल काम है, तो एक तरीके से आपको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, मतलब आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसी बहुत सारे जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं, 9 टोटल, आपने देखा भी होगा, आई थिंक वीडियो मैंने डाल रखी है इसके ऊपर। तो अगर उनमें से कोई एक भी एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, वॉइडेबल माना जाता है। तो उसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं है। अगर सामने वाली पार्टी आपको ब्रीच कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करे, तो आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ सर्टेन एग्रीमेंट्स एस्टैब्लिश किए हैं जो क्लियरली ये स्टेट करते हैं कि वो वॉइड है। क्लियरली वो बताते हैं कि ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, ये कैंसल्ड इनवैलिड एग्रीमेंट्स हैं। तो वो कौन से हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये चार्ट आप देख ही रहे हो। सबसे पहले है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, उसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, उसके बाद है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, उसके बाद है एग्रीमेंट्स हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, उसके बाद एग्रीमेंट बाय मीनिंग ऑफ वेजर, एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन
एन इम्पॉसिबल इवेंट और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। तो एक एक करके हम इन वॉइड एग्रीमेंट्स को स्टडी करेंगे, इनके मीनिंग को समझेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की। तो हमारा जो सेक्शन 26 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो कहता है कि एग्रीमेंट दैट आर मेड टू रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम मैरिंग आर नॉट वैलिड। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, इफ शरद एग्री नॉट टू मैरी श्रद्धा एंड रौनक एग्री टू पे हिम 50,000 50,000, तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शरद ने एक तरीके से रौनक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब कि रौनक ने बोला कि अगर तुम श्रद्धा से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। तो इस तरीके का मतलब किसी को कोई काम ना करने देना और उसके बदले में उसको कुछ पैसे देना, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड किए जाते हैं। तो सेक्शन 26 जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का, वो यही कहता है कि एग्रीमेंट जो किसी को रोके कुछ शादी करने के लिए किसी और के साथ, तो वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ माइनर, ऑब्वियसली माइनर के साथ तो ये अप्लाई होगा ही नहीं। तो मेन आइडिया बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्शन इज दैट मैरिंग समवन इज अ मैटर ऑफ वंस ओन चॉइस एंड इज बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये बना ही क्यों, ये जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, ये मैरिज से रिलेटेड ये बना ही क्यों? इसका रीज़न यही था कि शादी करना किसी एक की चॉइस पे डिपेंड करता है, उसका खुद का राइट है, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा उस पे जो है अपना कोई इम्पोज मतलब कुछ थोप नहीं सकता। जैसे रौनक क्या कह रहा है कि तू शादी मत कर श्रद्धा से, शरद को कह रहा है और मैं 50,000 रुपये तेरे को दूंगा इस बात के, इस एग्रीमेंट के। तो ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को रोके, जो किसी को मना करे मैरिंग अ पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से मैरिज करने के लिए, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं और इसको हम रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज बोलेंगे, ठीक है। ये होते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। ऐसे ही जैसे मैरिज का एग्रीमेंट करने के लिए रोका गया, ऐसे ही ट्रेड का एग्रीमेंट करने के लिए रोकना, तो ये आता है सेक्शन 27। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 26 जो मैरिज से रिलेटेड था, अब हम ट्रेड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं जो कि है सेक्शन 27। तो ये क्या है, ये है कि दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स रिस्ट्रेन्स अ पर्सन फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग और कमेंसिंग हिज ट्रेड फॉर सम कंसिडरेशन। वही सेम टू सेम कि कोई पर्सन किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ ट्रेड का एग्रीमेंट करने से रोक रहा है, तो उस तरीके के एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। श्रुति अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हमें पता है अच्छे से जो नक्शे बनाता है ना, तो श्रुति है एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट है, वो अपना आर्किटेक्चरल फर्म जो है वो बेचती है कीर्ति को, ठीक है। उसका एक आर्किटेक्चरल फर्म है जो कीर्ति को बेच देती है अपनी गुडविल के साथ। गुडविल ऑब्वियसली आप जानते ही हो कि जब हम मार्केट में बैठे हैं तो हमारी एक गुडविल भी बनती है, राइट। तो अपनी गुडविल के साथ वो अपनी पूरी फर्म को कीर्ति को बेच देती है। एंड श्रुति एग्रीज नेवर टू प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्ट एनीवेयर इन द स्टेट फॉर नेक्स्ट 10 years। तो श्रुति कीर्ति के साथ पूरा एग्रीमेंट कर लेती है कि भाई मैं अगले 10 साल तक ये मैं तुम्हें बेच रहा हूँ और अगले 10 साल तक मैं कुछ भी आर्किटेक्ट प्रैक्टिस नहीं करूँगी। तो ये इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं होते। तो यहाँ पे जो बात हो रही है प्रोफेशन की भी हो रही है एज वेल एज ट्रेड की भी हो रही है। तो ये वर्ड हमें याद रखना है कि यहाँ पे ट्रेड और प्रोफेशन दोनों की बात हो रही है। तो आर्किटेक्ट जो था वो उसका प्रोफेशन था श्रुति का। तो ऐसा आप कीर्ति को जलन हो रही है, कीर्ति को ये लग रहा है कि भाई ये तो मार्केट में इसकी बड़ी अच्छी गुडविल है और ये तो अच्छा काम कर रही है और कीर्ति खुद भी आर्किटेक्ट होगी, तो अब उसको लगा कि इसको डाउन करके मैं खुद मार्केट में अपनी जगह बना लूँ। तो उसके लिए वो श्रुति के साथ एग्रीमेंट करती है कि भाई अपनी आर्किटेक्चरल फर्म आप मुझे बेच दो अपनी गुडविल के साथ और आपको 10 साल तक कोई काम नहीं करना। तो इस तरीके के एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 28 यानी कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब इसको समझेंगे
ये है हमारा सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कहता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो एक या एक से ज़्यादा पार्टी को रोके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, फॉर प्रोसीडिंग टू दी कोर्ट्स, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए रोका जा रहा है, तो वो भी वॉइड। जैसे अभी पढ़ते हैं इसको, क्या है इसका मतलब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। वेयर द बायलॉज ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज कंटेनिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स फॉर इनिशिएटिंग आर्बिट्रेशन एंड रिक्वायरिंग देम टू इनिशिएट विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन वर हेल्ड टू बी वॉइड। कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मेंबर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं वो आर्बिट्रेशन जैसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है, और या फिर रिक्वायर देम टू इनिशिएट विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि या फिर उनको ये बोला गया कि आप जो है इनिशिएट कर सकते हो आर्बिट्रेशन, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में कर सकते हो, तो आप उन पे बाउंडेशन लगा रहे हो, तो ये जो बाउंडेशन है नहीं होनी चाहिए, वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि जो चीज़ सबके लिए लागू होती है वो सबके लिए लागू होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के तो वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो इसको समझेंगे और अच्छे से। देखो, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोहिबिट्स अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक पार्टी को, सामने वाली पार्टी दूसरी वाली पार्टी को रोक रही है कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, या फिर उस पर कोई लिमिट लगा रही है टाइम की, ठीक है, अप्रोच अ कोर्ट, तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माने जाएंगे कि जो आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकें, आपको कोर्ट जाने से रोकें, ठीक है। तो इस तरीके के, हाउएवर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एक्सेप्शंस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक इन केस द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट in case of any dispute between parties, such dispute will be referred to the arbitration, or if any amount is awarded in such arbitration that shall be considered as final, it will be a valid contract। अब मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि दोनों पार्टीज में कुछ डिस्प्यूट हुआ हो, ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, और उस डिस्प्यूट के बदले में उसको हमने कुछ अवार्ड दे दिया या कुछ कंसिडरेशन दे दिया, तो फिर उसको हम वैलिड मान लेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 29 एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग जो है वो अनसर्टेन हो। तो जब एक एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही वेग है, वेग मतलब जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे अनिश्चितता है कि ये काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप सर्टेन नहीं हो, ठीक है। ये हमने एक अपने उसमें भी पढ़ा है एसेंशियल एलिमेंट्स में, जिसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी महसूस नहीं हो रही, जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, शायद ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो, और जहाँ ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे जिसका मतलब ही वेग है, जिसका मतलब ही क्लियर नहीं है, जिसके करने की पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं हो सकते, वो वॉइड ही कहलाएंगे। जैसे कि अमन ने कॉन्ट्रैक्ट किया सुलेखा के साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इफ़ शी सेल हर कार टू ज्योति, कि अगर वो अपनी कार ज्योति को बेचेगी, ही विल पे हर सम अमाउंट, तो वो उसको कुछ अमाउंट देगा सुलेखा को, अमन। तो हेयर द अमाउंट इज़ नॉट स्पेसिफिक, यहाँ पे अमाउंट ही स्पेसिफिक नहीं है, एंड कंसिडरेशन ही क्लियर नहीं है, मतलब आप बता ही नहीं रहे कि आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हो, आप कुछ क्लियर ही नहीं कर रहे हो, करोगे भी या नहीं करोगे, तो यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। इसके बाद आता है एग्रीमेंट बाय मीनिंग ऑफ वेजर। तो सेक्शन 30 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट टू वेजर विल बी कंसिडर एज वॉइड एग्रीमेंट। वर्ड वेजर का मतलब है बेट, शर्त लगा रहे हो आप, ठीक है, शर्त लगाना, बेटिंग करना। तो सच एग्रीमेंट्स आर बेस्ड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, शर्त जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो वेजरिंग एग्रीमेंट आर सिमिलर टू ऑर्डिनरी बेटिंग एग्रीमेंट। इन अ वेजर मतलब बेटिंग एग्रीमेंट में विन और लॉस होगा, एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी, तो इस तरीके के एग्रीमेंट भी कानून की नज़र में वॉइड माने जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि स्नेहा और अनु ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इफ़ टीम हैप्पी हरियाणा बीट्स डिलाइटफुल दिल्ली,
कि हरियाणा की टीम अगर दिल्ली की टीम को हराएगी तो स्नेहा 2000 अन्नू को देगी, और अगर दिल्ली की टीम जीतेगी हरियाणा से तो अनु जो है 1500 रुपये स्नेहा को देगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, शर्तों का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। उसके बाद एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये सेक्शन 36 में आता है। कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट ध्यान से समझेंगे। जैसे कि गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट किया मेटा के साथ एंड कहा दैट गूगल जो है वो 50,000 पे करेगा मेटा को इफ मेटा कैन मेक अ क्वाड्रिलेटरल whose टोटल सम ऑफ एंगल इज 500 डिग्रीज। दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये क्या है, गूगल ने बोला मेटा को कि मैं 50,000 रुपये पे करूँगा अगर आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया जिसके एंगल्स का जो टोटल है वो 500 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, जिसमें 4 बेसिकली क्वाड्रिलेटरल हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारी 4 जो है लाइंस होती हैं, है ना, और उसको मिला के जैसे बॉक्स बनाना है एक तरीके से, और ऑब्वियसली वो एंगल्स के बेसिस पे बनता है। तो एंगल का टोटल वो कह रहा है 500 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो वो इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बनता ही नहीं है जिसके सम एंगल्स का जो सम हो वो 500 हो। हमें पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, लेकिन 500 डिग्री तो हमने कहीं नहीं सुना। तो ऐसे एग्रीमेंट जो है वो क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं, तो ये भी वॉइड माने जाते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसा एग्रीमेंट करो जो है ही इम्पॉसिबल। जैसे कि बोल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद नीरज, बोल्ट ने नीरज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि इफ़ ही रन एट अ स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ऑब्वियसली यार कोई इंसान 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसे दौड़ सकता है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होते हैं, वॉइड कहलाते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।